हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। और आज हम स्टार्ट करेंगे रसायन विज्ञान, आपका पहला चैप्टर रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं। और इससे पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने तत्व, यौगिक, द्रव्य, द्रव्य की अवस्थाएं आदि के बारे में अध्ययन किया था। अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें क्या है, चैप्टर तो ये पहला ही चल रहा है, लेकिन इसमें जो आपकी जो असली रसायन विज्ञान शुरू होती है वो यहीं से होती है। तो इसमें जो हमारा आज का पहला टॉपिक होगा वो होगा रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के नियम। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, कोई भी दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो उनके बीच में क्या संबंध होते हैं, उनके बीच जो संबंध होते हैं वो किन नियमों पर आधारित होते हैं। तो इस प्रकार से जो हम नियम पढ़ते हैं, तो कुल मिलाकर हमारे पास 4 नियम हैं। कितने नियम हैं? 4। कितने? 4। हम इन चारों नियमों का अध्ययन करेंगे। तो जो हमारा पहला नियम है वो है नंबर 1, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला है हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इंग्लिश में इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो जिसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है। नंबर 2, स्थिर अनुपात का नियम। क्या कहते हैं इसको? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, इसको हम क्या कहते हैं? स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। नंबर 3 हमारा है, इसको हम देखेंगे गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम। और लास्ट हमारा क्या है? नंबर 4, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो ये जो हमारे 4 नियम हैं, इन चारों नियमों के आधार पे हम देखेंगे कि रासायनिक संयोजन किस प्रकार से होते हैं। तो पहला नियम हमारा कौन सा है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसको हम देखेंगे, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और इसको हम पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या सिखाता है, क्या बताता है रासायनिक संयोग के बारे में। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम सबसे पहले जान लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया था। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी के अनुसार जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है वो दिया था लेवासिये ने। किसने दिया था? लेवासिये, या लेवासिये इस तरीके से भी लिखते हैं। तो किसने दिया था? लेवासिये। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम था क्या? लेवासिये ने ऐसा क्या कहा था द्रव्यमान संरक्षण के नियम ने? तो लेवासिये ने जो ये अध्ययन किए थे, ये दहन अभिक्रियाओं पर किए थे। दहन अभिक्रियाओं पर। किस पर किए थे? दहन अभिक्रियाओं पर। तो इसमें पढ़ते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है पहले समझ लीजिए कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व अभिकारकों का द्रव्यमान और रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पाद का द्रव्यमान क्या रहता है? बराबर रहता है। वहां पर कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो यानी रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों, या कह सकते हैं पदार्थों
का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। या फिर हम इसके अकॉर्डिंग कह सकते हैं कि जो हमारा अभिकारक का द्रव्यमान है, अभिकारक का द्रव्यमान वो क्या होगा, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा, उत्पाद के द्रव्यमान के बराबर होगा। यानी कि यहाँ पर कोई भी लॉस नहीं होता है, किसी प्रकार का द्रव्यमान का लॉस। तो कुल मिला के एक हमारा कंक्लूजन निकलता है कि द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही बनाया नष्ट किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस नियम के अकॉर्डिंग हमारा ये नियम क्या कहता है, हमारा नियम कहता है कि किसी भी रासायनिक क्रिया में, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उसमें जो हमारे अभिकारक पदार्थ होंगे और उनसे बना जो उत्पाद होगा, तो दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, संरक्षित रहेगा, एक निश्चित रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। एक उदाहरण के स्वरूप देख लीजिए आप, H2 + O2 gives H2O। तो यहाँ पर एक अभिक्रिया मैंने लिखी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल। तो यहाँ पर इन दोनों का जो द्रव्यमान होगा, इन दोनों का द्रव्यमान और यह उत्पाद का द्रव्यमान दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। अगर यहाँ पर हमने ले लिया है 100 ग्राम दोनों का वेट, तो यहाँ पर ये कितना बनेगा, 100 ग्राम ही बनेगा। कितना बनेगा, 100 ग्राम। यहाँ 99 ग्राम या 98 ग्राम नहीं बनेगा। कितना बनेगा, जितना ये था उतना ही द्रव्यमान में ये रहेगा। अगर हम अणुभार की दृष्टि से देखते हैं, परमाणुओं की दृष्टि से देखते हैं, तो फिर हमें इसको बैलेंस करना होगा। और बैलेंस क्यों करना होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को, तो आप समझ सकते हैं। तो देखिए हमारी रासायनिक अभिक्रिया है H2 और O2, H2 और O2 फिर H2O। अभी हमारी बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस करना क्यों आवश्यक है, इसको समझिए। तो हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2। और हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। तो 1 परमाणु भार और 2 तो यानी 2 हो गया। टोटल भार कितना हो गया, 2। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है, ऑक्सीजन का 16। और है कितने, 2। तो 16 में 2 यानी कि 32। तो ये 2 हो गया, ये 32 हो गया। टोटल कितना हो गया, 34। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 और ऑक्सीजन कितना है, 16। कितना बन रहा है, 2 + 16। यहाँ पर 2 + 32। तो दोनों तरफ जो हमारे अणु भार आ रहा है वो क्या आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। इसीलिए हमें बराबर करने के लिए इनके द्रव्यमान हमारे बराबर रहे, द्रव्यमान संरक्षित रहे। थ्योरेटिकल रूप से, प्रैक्टिकल रूप से तो ये संरक्षित रहते ही हैं, ये थ्योरेटिकल रूप से भी क्या रहें, संरक्षित रहें, बराबर रहें। तो इसलिए हमें अभिक्रिया को बैलेंस करना जरूरी होता है। अगर आपसे कोई ये प्रश्न पूछे कि अभिक्रियाओं को बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है, तो अभिक्रियाओं को बैलेंस करना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि अभिक्रियाएं किस नियम को फॉलो करती हैं, द्रव्यमान संरक्षण को नियम को फॉलो करती हैं। इसलिए इसको अब बैलेंस करना जरूरी होता है। इसको आपने देख भी लिया कि हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर जल बनाया। अगर इस अभिक्रिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो प्रायोगिक रूप से तो इनका द्रव्यमान संरक्षित रहेगा, लेकिन अगर हम थ्योरेटिकली देखें तो हाइड्रोजन का अणु भार 1 है, कितने, 2। फिर ऑक्सीजन के 2 हैं तो 16 × 2 = 32। 16 ऑक्सीजन का परमाणु भार और 2 हैं तो 32। ऐसे ही हमने यहाँ पर निकाला तो हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1 है तो 16। 16 और 2 18। यहाँ पर कितना आ रहा है, 34 आ रहा है। तो यहाँ 34, यहाँ 18, दोनों में बहुत फर्क है। जबकि कैसा आना चाहिए, दोनों बराबर आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। तो अब देखते हैं हम इसको कैसे बराबर कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा ये बैलेंस हो जाएगा। देखिए अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2। और यहाँ भी ये कितना हो जाएगा, 2। तो अब ये कितना हो जाएगा, 4। और ये 32 और 4
36, 2 और 16, 18, 18 दूनी 36, यानी अब ये हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसलिए इस प्रकार से आपने थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली देख लिया कि ये क्या होते हैं, इनका द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद किसी भी पदार्थ का द्रव्यमान या अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान क्या रहता है, निश्चित रहता है, संरक्षित रहता है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड नेक्स्ट है पॉइंट, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, अब हम इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे। तो हमारा स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम ये दिया था वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट नाम के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ये जो नियम है वो दिया था, प्रतिपादित किया था, और उन्होंने इस नियम में कहा था कि जैसा आप नाम से समझ रहे हैं, स्थिर या निश्चित अनुपात, स्थिर या निश्चित, कहाँ पर निश्चित अनुपात, तो इसमें था कि किसी भी यौगिक में तत्वों का भारानुपात समान, या हम कह सकते हैं निश्चित रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर रहता है। कोई भी यौगिक होगा तो उसमें क्या होगा कि उसमें जो भी तत्व होंगे उनका जो अनुपात होगा, भारा अनुपात, वो क्या होगा, हमेशा निश्चित रहेगा। उदाहरण से समझते हैं, तो उदाहरण में हमारा है जल, सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, जल। तो जल में हमारा जो तत्व है वो कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम हाइड्रोजन का यहाँ पर भार देखें तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है, तो हाइड्रोजन का भार होता है यहाँ पर 2 और ऑक्सीजन का भार होता है 16। कितना होता है, 16। हाइड्रोजन का भार 2 और ऑक्सीजन का 16। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और 2 है, तो इसलिए कितना होगा, 2, 1 दूनी 2, और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु भार 16। तो यहाँ पर अगर हम इन दोनों का अनुपात देखें तो हमारा अनुपात कितना आता है, 1:8। कितना आता है, 1:8। अब ये अनुपात जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, जो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है, ये आप चाहे बारिश के पानी का हो, वर्षा के जल का हो, कुएं का जल हो, नदी का हो, तालाब का हो, किसी भी पदार्थ का, किसी भी रूप में पाए जाने वाला जल, उसका जो अनुपात है वो कभी भी परिवर्तित नहीं होगा। यही हमारा दूसरा जो नियम है स्थिर या निश्चित अनुपात का, वो कहता है कि किसी भी यौगिक में जो तत्वों के भारानुपात होते हैं वो कभी बदलते नहीं हैं, समान रहते हैं, स्थिर रहते हैं। ऐसे ही दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कौन से 2 तत्व हैं, एक हमारा है कार्बन, कौन सा है, एक है हमारा कार्बन और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। कार्बन का भार कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन कितना होता है, 16। 16 के 2 हैं, कितने हैं, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 12:32। अब हमारा अनुपात कितना आएगा, तो हम इसको 4 से काटते हैं तो 4 3 12, 4 8 32, यानी कि 4:3:8। अब ये CO2 चाहे वातावरण में हो, चाहे हमारे हम जो सांस छोड़ते हैं उसमें से निकलने वाली CO2 हो, या प्रयोगशाला में बनाई गई CO2 हो, तो तीनों जगह, तीनों कंडीशन में इस CO2 का अनुपात चेंज नहीं होगा। इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात चेंज नहीं होगा। ये सभी तत्वों के लिए हमेशा क्या रहता है, समान रहता है। तो इस प्रकार से ये क्या जो हमारा अनुपात है वो इस दूसरे नियम को सिद्ध करता है।